नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर तुगलक वंश, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। गयासुद्दीन का जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। उसके पिता, जैसा कि हमें उस दौर के लेखकों से पता चलता है, सुल्तान बलबन के एक तुर्की दास थे। अच्छा। और उसकी माँ पंजाब की एक जाट महिला थी। तो मतलब एक मिश्रित विरासत। बिल्कुल। और ये मिला जुला वंश उस समय के तुर्की अमीरों की नजर में उसे थोड़ा कमतर बनाता था। इसी वजह से इस वंश को कराना तुर्क भी कहा गया। कराना तुर्क, इसका मतलब क्या था? क्या ये एक तरह का ताना था या बस एक पहचान? आप इसे दोनों तरह से देख सकते हैं। कराना तुर्क शब्द का इस्तेमाल अक्सर उन लोगों के लिए होता था जिनकी विरासत मिश्रित थी। मतलब जिनका एक माता पिता तुर्क और दूसरा भारतीय हो। हाँ, दिल्ली सल्तनत की राजनीति में शुद्ध तुर्की होना एक बड़ा स्टेटस सिंबल था। सत्ता पर दावेदारी का एक मजबूत आधार था। अच्छा। इसलिए गयासुद्दीन, जिसकी नसों में तुर्की और भारतीय दोनों खून था, उसको हमेशा अपनी योग्यता दुगनी साबित करनी पड़ी। वो जन्म से उस एलीट क्लास का हिस्सा नहीं था? बिल्कुल नहीं था। ये लेबल उसकी पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। तो फिर दीपालपुर जैसे महत्वपूर्ण, मतलब सीमावर्ती सूबे का गवर्नर बनना, ये छलांग तो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। सिर्फ मेहनत से तो ये मुमकिन नहीं हुआ होगा। नहीं, यहाँ मेहनत के साथ साथ सही समय पर सही जगह होना भी जरूरी था। अलाउद्दीन खिलजी की एक खास बात थी। क्या? वो काबिलियत को पहचानता था, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आए। उसने गाजी मलिक की सैन्य क्षमता को देखा और उसे दीपापुर का गवर्नर नियुक्त किया। और ये कोई मामूली पद नहीं था। बिल्कुल नहीं। दीपापुर उस समय मंगोल आक्रमणों के रास्ते में पहली दीवार थी। वो सल्तनत की सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी चौकियों में से एक थी। और यहीं पर उसने अपना नाम बनाया, मंगोलों को रोककर। हाँ। मलिक उल गाजी की उपाधि का जिक्र भी यहीं से जुड़ता है ना? बिल्कुल। मंगोल उस वक्त दिल्ली सल्तनत के लिए एक नासूर बन चुके थे। गाजी मलिक ने न सिर्फ उन्हें रोका, बल्कि उन्हें कई बार खदेड़ कर हराया। मंगोलों पर जीत ने उसे एक हीरो बना दिया। और इसीलिए वो मलिक उल गाजी, यानी गाजियों का सरदार। हाँ, और जब 1320 में उसने खिलजी वंश के आखिरी शासक खुसरो शाह को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया, तो उसने सुल्तान के तौर पर गाजी की उपाधि अपनाई। गाजी यानी इस्लाम का रक्षक या काफिरों का घातक। सही। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये एक ऐलान था। कैसा ऐलान? ये ऐलान कि दिल्ली का नया सुल्तान एक सिपाही है जिसने अपनी तलवार के दम पर यह तख्त हासिल किया है। तो एक सैनिक से सुल्तान बनने का सफर तो पूरा हुआ। मंगोलों को हराकर गाजी की उपाधि भी मिल गई। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। एक बिखरे हुए, आर्थिक रूप से कमजोर साम्राज्य को संभालना। बिल्कुल। तो सुल्तान के तौर पर उसकी पहली प्राथमिकता क्या थी? उसकी पहली प्राथमिकता थी व्यवस्था और नियंत्रण। और ये उसकी पहली बड़ी कार्रवाई में ही दिख जाता है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण। सत्ता में आते ही? हाँ, सत्ता में आते ही उसने दिल्ली के पास अरावली की पहाड़ियों पर एक नया मजबूत किला और शहर बसाना शुरू कर दिया। मैंने तुगलकाबाद के खंडर देखे हैं। वो दीवारें आज भी बहुत विशाल और डरावनी सी लगती हैं। कहा जाता है कि उसकी वास्तुकला कुछ अलग थी। हाँ। उसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ढलान वाली दीवारें थी, जिसे आर्किटेक्चर की भाषा में बैटर कहते हैं। अच्छा। ये दीवारें नीचे से चौड़ी और ऊपर की तरफ पतली होती जाती थीं, जो इसे एक अजैब पिरामिड जैसा लुक देती थीं। ये सिर्फ रोमन शैली से प्रेरणा नहीं थी, ये एक सैनिक की सोच थी। बिल्कुल, एक ऐसा किला बनाना जो मंगोलों के हमलों को आसानी से झेल सके और जिसे दूर से देखकर ही दुश्मन का दिल दहल जाए। उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब्त की गई जमीनें अमीरों को लौटा दी। ये कदम मुझे थोड़ा हैरान करता है, क्योंकि खिलजी ने तो अमीरों की ताकत कम करने के लिए उनकी जमीनें छीनी थी। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, ये सिर्फ जमीन लौटाना नहीं था, ये एक तरह का पावर बैलेंसिंग एक्ट था। पावर बैलेंसिंग एक्ट? हाँ, खिलजी ने सत्ता को पूरी तरह सेंट्रलाइज किया था, अमीरों को कमजोर करके। लेकिन गयासुद्दीन की स्थिति अलग थी। उसकी अपनी कोई शाही विरासत नहीं थी और वो कराना तुर्क कहलाता था। तो उसे सपोर्ट चाहिए था। एग्जैक्टली।
वो समझता था कि सल्तनत के पुराने और शक्तिशाली तुर्की अमीरों के समर्थन के बिना शासन चलाना नामुमकिन होगा। लेकिन क्या ये एक तरह से खिलजी के सुधारों को पूरी तरह परखना नहीं था? क्या इससे वही अमीर वर्ग फिर से इतना शक्तिशाली नहीं हो जाता जो सल्तनत के लिए आगे चलकर खतरा बन सके? हाँ, ये तो एक बड़ा जोखिम लगता है। जोखिम तो था और बहुत बड़ा, लेकिन गयासुद्दीन एक यथार्थवादी शासक था। ये स्थिरता खरीदने की एक कीमत थी। उसने अमीरों को जमीनें लौटाईं, लेकिन साथ ही टैक्स व्यवस्था को भी सुधारा ताकि खजाने पर बोझ न पड़े। उसने खिलजी के सख्त नियमों को नरम किया, लेकिन कानून व्यवस्था को ढीला नहीं होने दिया। तो मतलब एक बीच का रास्ता निकाला। हाँ। और इसी यथार्थवादी सोच का एक और उदाहरण है उसका शायद सबसे बड़ा काम, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण। हाँ, ये उस दौर के हिसाब से बहुत आगे की सोच लगती है। निश्चित रूप से ये उसका सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान माना जा सकता है। ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इतने बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया और कुएं खुदवाए। वो समझता था कि सल्तनत की असली ताकत उसकी कृषि है। बिल्कुल, अगर किसान खुशहाल होगा तो खजाना भरा रहेगा और सल्तनत मजबूत होगी। ये कोई फौरी राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि सल्तनत के अर्थव्यवस्था में एक दूरगामी निवेश था। और उसकी बनवाई नहरों ने तो आने वाली कई सदियों तक फायदा पहुंचाया होगा। बिल्कुल, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की खेती को बहुत फायदा पहुंचाया। तो एक तरफ राजनीतिक स्थिरता के लिए अमीरों को साधना और दूसरी तरफ आर्थिक स्थिरता के लिए कृषि सुधार। ऐसा लगता है कि वो सल्तनत को हर तरफ से एक मजबूत बुनियाद देना चाहता था। इसी कड़ी में उसने साम्राज्य का विस्तार भी किया होगा। हाँ बिल्कुल, 1324 की बंगाल मुहिम का जिक्र मिलता है। बंगाल उस समय दिल्ली के नियंत्रण से बाहर हो गया था। हाँ, स्वतंत्र हो गया था। यह सल्तनत की इज्जत पर एक धब्बे जैसा था, तो गयासुद्दीन ने इसे ठीक करने का फैसला किया। 1324 में उसने खुद एक बड़ी सेना लेकर बंगाल पर चढ़ाई की और जीत हासिल की। हाँ, उसे सफलतापूर्वक जीतकर वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बंगाल से लौटते समय उसने उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र पर भी हमला किया। वहां के शासक हरि सिंह देव को हराया। बिल्कुल, और उस इलाके को भी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। लेकिन यही बंगाल विजय से वापसी का सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। उसकी मौत की परिस्थितियां बहुत नाटकीय और रहस्यमयी हैं, जिन पर आज तक बहस होती है। बेहद नाटकीय और उलझी हुई। साल था 1325। सुल्तान अपनी विजयी सेना के साथ दिल्ली लौट रहा था। दिल्ली से कुछ मील दूर अफगानपुर नाम की जगह पर उसके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई थीं। और इन तैयारियों का जिम्मा उसी के बेटे और वारिस जोना खां पर था। हाँ, वही जोना खां जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इतिहास में जाना गया। और जोना खां ने ही स्वागत के लिए वो लकड़ी का मंडप बनवाया था जो बाद में सुल्तान की मौत का कारण बना। ठीक यही हुआ। जोना खां ने अपने पिता के शानदार स्वागत के लिए लकड़ी का एक भव्य महल या मंडप तैयार करवाया था। और जश्न के दौरान वो गिर गया। हाँ, जश्न शुरू हुआ। सुल्तान मंडप के नीचे बैठा था, तभी परेड में शामिल कुछ हाथियों के आने से जमीन में कंपन हुई और वो पूरा का पूरा लकड़ी का ढांचा अचानक ढह गया। और गयासुद्दीन तुगलक मलबे के नीचे दब गया। हाँ, और उसके कुछ वफादार भी। जब तक मलबा हटाया गया, सुल्तान की मौत हो चुकी थी। इस समय में तो एक भयानक हादसा लगता है, लेकिन इतिहास में इसे लेकर साजिश की बातें क्यों होती हैं? यहाँ एक मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का भी जिक्र आता है। कहा जाता है कि सुल्तान से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। हाँ, और इसी किस्से ने साजिश की कहानी को और हवा दी। सुल्तान गयासुद्दीन और दिल्ली के चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद थे। अच्छा। जब सुल्तान बंगाल अभियान पर था तो उसने औलिया को ये संदेश भिजवाया कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले वे दिल्ली छोड़ दें। और इस पर संत ने अपना वो मशहूर जवाब दिया था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। हाँ, और ये बात एक भविष्यवाणी की तरह सच साबित हुई। सुल्तान कभी दिल्ली जिंदा पहुंच ही नहीं पाया। बिल्कुल, और यहीं से उसके बेटे जोना खां पर शक की सुई घूमती है। अच्छा। उस दौर के सबसे मशहूर यात्रियों में से एक इब्न बतूता, जो इस घटना के कुछ साल बाद दिल्ली आया था, उसने अपनी किताब में जो लिखा वो बहुत सनसनीखेज है। क्या लिखा उसने? बतूता लिखता है कि उसने दिल्ली में लोगों से सुना था कि जोना खां ने उस मंडप को जानबूझकर इस तरह बनवाया था
कि हाथियों की एक खास जगह पर पैर रखते ही वो ढह जा। तो गयासुद्दीन तुगलक का 5 साल का छोटा सा शासन, जो एक साधारण सैनिक के सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी है, एक रहस्यमयी और दुखद अंत के साथ खत्म हो जाता है। तो गयासुद्दीन के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे जौना खां, जो मशहूर हुए मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। इतिहास में शायद इनसे ज्यादा विवादित कोई सुल्तान नहीं हुआ। सही कहा। वो अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, विद्वान और योग्य व्यक्ति थे, लेकिन उनकी योजनाएं इतनी अजीब थीं कि उन्हें स्वप्नशील, पागल और यहाँ तक कि रक्त पिपासु भी कहा गया। उनकी योजनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले वो कदम जिसने उसकी छवि पर सबसे गहरा दाग लगाया, राजधानी बदलना। दिल्ली, जो सदियों से सत्ता का केंद्र थी, उसे छोड़कर दौलताबाद जाना। कागज पर तो ये बहुत अच्छा आइडिया लगता होगा, है ना? अरे, कागज पर ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अगर आप सल्तनत का नक्शा देखें तो देवगिरी, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा, वो बिल्कुल बीच में पड़ता था। उसकी सोच ये थी कि एक केंद्रीय राजधानी से वो बगावत करते दक्षिण और स्थिर उत्तर दोनों पर बराबर नजर रख सकेगी। ये एक प्रशासक का सपना था, एक परफेक्ट, लॉजिकल, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। लेकिन सपने और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये फैसला इतना विनाशकारी क्यों बन गया? सिर्फ गलत जगह चुनना ही वजह थी या कुछ और भी? 2 बड़ी वजह थी। पहली, जैसा आपने कहा, जगह। उसने एक बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर दिया। वो क्या? उत्तर पश्चिम से लगातार होने वाले मंगोल हमले। दिल्ली उन हमलों के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ी थी। हाँ, वहां से सेना भेजना, रसद पहुंचाना, सब आसान था। बिल्कुल। दौलताबाद से दिल्ली की सीमा को संभालना ऐसा था जैसे आप मुंबई में बैठकर लद्दाख की सीमा की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो रणनीतिक रूप से एक आत्मघाती कदम था। और दूसरी वजह, वो ज्यादा इंसानी थी। मतलब ये कि उसे लागू करने का तरीका। उसने सिर्फ दफ्तर और खजाना ही नहीं, बल्कि दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद जाने का हुक्म दे दिया। क्या? पूरी आबादी को? हाँ, जरा सोचिए, 1500 किलोमीटर का सफर पैदल, बैलगाड़ियों पर, गर्मी और धूल में। हजारों लोग रास्ते में ही मर गए। ये एक लॉजिकल फैसला नहीं था, ये एक क्रूरता थी जो एक ऐसी सोच से निकली थी जिसे इंसानी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये उसकी पहली और सबसे बड़ी सार्वजनिक विफलता थी। हाँ। 1 मिनट। तो जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने क्या किया? उसने सबको वापस दिल्ली चलने को कह दिया। ये तो अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय है, पर सच है। 1335 में जब मंगोलों का खतरा बढ़ा और दौलताबाद से कुछ संभल नहीं रहा था, तो उसने फरमान जारी किया, चलो वापस दिल्ली। अरे बाप रे! वही 1500 किलोमीटर की यात्रा, वही तकलीफें, वही मौतें। इस एक फैसले ने खजाना खाली कर दिया, लोगों के मन में उसके लिए नफरत भर दी। और ये साबित कर दिया कि सुल्तान का दिमाग कितना भी तेज हो, उसकी समझ जमीनी हकीकत से कोसों दूर थी। बिल्कुल। इस एक फैसले से जो आर्थिक तबाही हुई होगी, उसी ने शायद उसे अगले गलत फैसले की तरफ धकेला होगा। मैं दुआब में टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। राजधानी बदलने में हुए बेहिसाब खर्च ने खजाने पर भारी दबाव डाला। अब सुल्तान को पैसा चाहिए था और जल्दी चाहिए था। उसकी नजर गई सल्तनत की सोने की चिड़िया पर, दोआब यानी गंगा और यमुना के बीच का वो बेहद उपजाऊ इलाका। लॉजिक फिर वही था, सबसे अमीर इलाका है तो सबसे ज्यादा टैक्स भी यहीं से आएगा। और उसने वहां लगान की दरें अचानक बहुत बढ़ा दी। हाँ, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत ने, या शायद उसकी बदकिस्मती ने ही उसका साथ दिया। मतलब? इसे बदकिस्मती कहना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये खुफिया तंत्र की विफलता थी। जिस साल उसने टैक्स बढ़ाया, उसी साल दुआब में भयानक अकाल पड़ा। इतिहास का ये क्रूर मजाक था। लोगों के पास खाने के लिए दाना नहीं था और सुल्तान के अफसर उनसे बढ़ा हुआ टैक्स वसूलने के लिए कोड़े बरसा रहे थे। तो ये सिर्फ एक गलत समय पर लिया गया फैसला नहीं था, ये दिखाता है कि बादशाह अपनी ही सल्तनत के सबसे जरूरी हिस्से के हालात से कितना बेखबर था। उसे पता ही नहीं था कि उसके किसान भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल, ये उसकी शख्सियत के उसी विरोधाभास को दिखाता है। एक तरफ वो दुनिया जहान की किताबें पढ़ रहा है और दूसरी तरफ उसे अपने ही आंगन में क्या हो रहा है इसकी खबर नहीं। और नतीजा ये हुआ कि किसानों ने विद्रोह कर दिया। पहली बार सल्तनत की नींव यानी किसानों ने सुल्तान के खिलाफ हथियार उठा लिए। इस घटना ने उसकी छवि को जो नुकसान पहुंचाया,
उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। ठीक है, तो दो बड़ी योजनाएं, दोनों बुरी तरह नाकाम। एक ने जनता को नाराज किया, दूसरे ने किसानों को। आप सोचेंगे कि अब वो कोई सुरक्षित रास्ता अपनाएगा, लेकिन नहीं। इसके बाद वो अपनी सबसे महत्वाकांक्षी और अपने समय से सबसे आगे की योजना लेकर आया, टोकन करेंसी। सांकेतिक मुद्रा। हाँ, सांकेतिक मुद्रा। ये उसकी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे ये आइडिया चीन से मिला था, जहां कुबलई खान कागज की मुद्रा सफलतापूर्वक चला रहा था। ईरान में भी ऐसा प्रयोग हुआ था। तुगलक ने देखा कि दुनिया में चांदी की कमी हो रही है और उसका खजाना खाली है, तो उसने ऐलान किया कि अब तांबे और कांसे के सिक्के चलेंगे, जिनका मूल्य चांदी के सिक्के यानी टंका के बराबर माना जाएगा। ये आज के हमारे नोटों जैसा ही कॉन्सेप्ट था। मतलब सिक्के की धातु की कीमत कुछ नहीं, सुल्तान के वादे की कीमत है। बिल्कुल। ये आइडिया तो क्रांतिकारी था। अगर ये सफल हो जाता तो वो इतिहास में एक आर्थिक सुधारक के तौर पर जाना जाता। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्या लोगों ने इस आइडिया को स्वीकार नहीं किया? लोगों की बात तो बाद में आती है, गड़बड़ तो योजना की नींव में ही थी। उसने एक सबसे जरूरी कदम नहीं उठाया। कौन सा? सिक्कों की ढलाई पर शाही टकसाल का एकाधिकार स्थापित करना। उस दौर के सिक्कों की डिजाइन बहुत साधारण होती थी, कोई भी अच्छा कारीगर उसे कॉपी कर सकता था। अरे बाप रे, मतलब उसने जालसाजी का दरवाजा खुद ही खोल दिया। दरवाजा नहीं, दरवाजे खोल दिए। इतिहासकार कहते हैं कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। क्या बात कर रही हैं? हाँ, लोगों ने अपने घरों में तांबे के बर्तन गलाकर धड़ल्ले से नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। बाजार नकली सिक्कों से पट गया। तो फिर नतीजा ये हुआ कि लोगों ने सरकार को टैक्स तो इन्हीं नकली सिक्कों में चुकाया, लेकिन जब बाजार में कुछ खरीदने गए तो इन सिक्कों को लेने से मना कर दिया। विदेशी व्यापारियों ने अपना सामान बेचना बंद कर दिया। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया। बिल्कुल। और इस तबाही को रोकने के लिए सुल्तान ने क्या किया? मुझे डर है कि इसका समाधान भी समस्या से बड़ा होगा। आपका डर बिल्कुल सही है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने एक और आत्मघाती ऐलान किया। उसने कहा कि लोग अपने सारे तांबे के सिक्के खजाने में जमा करा दें और बदले में असली सोने और चांदी के सिक्के ले जाएं। तो बस फिर क्या था? महल के बाहर नकली सिक्कों के पहाड़ लग गए। लोगों ने रातों रात अमीर होने के लिए और ज्यादा नकली सिक्के बनाए और खजाने से असली सोना चांदी ले गए। मुफ। जो थोड़ा बहुत खजाना बचा था वो भी इस एक फैसले से पूरी तरह खाली हो गया। ये तो कमाल है। यानी एक ही शख्स की तीन बड़ी योजनाएं, रणनीतिक, आर्थिक और मौद्रिक, तीनों ही जमीन पर आकर औंधे मुंह गिरी। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इसी पागल सुल्तान के दौर में दुनिया का एक महान यात्री इब्न बतूता भारत आया और सुल्तान ने उसका जोरदार स्वागत किया। ये कैसे मुमकिन है? ये उसी पहेली का दूसरा हिस्सा है। जो दिमाग इतना तार्किब था कि इंसानी भावनाओं को नहीं समझ पाता था, वही दिमाग ज्ञान और योग्यता की कद्र करना जानता था। 1333 में जब मोरक्को से इब्न बतूता आया तो सुल्तान उसकी विद्वता और दुनिया के तजुर्बे से बहुत प्रभावित हुआ। अच्छा। उसने आते ही इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी मुख्य न्यायाधीश बना दिया। जरा सोचिए, एक बाहरी अजनबी आदमी को सल्तनत का सबसे बड़ा कानूनी पद दे दिया गया, सिर्फ उसकी काबिलियत के दम पर। ये तो दिखाता है कि उसमें पक्षपात या संकीर्ण को बिल्कुल नहीं थी। और उसने तो इब्न बतूता को चीन में अपना राजदूत बनाकर भी भेजा था। मतलब वो सिर्फ अपनी सल्तनत के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा था। बिल्कुल। 1342 में उसे चीन भेजना ये साबित करता है कि तुगलक एक ग्लोबल विजन वाला शासक था। वो दुनिया से कटना नहीं बल्कि जुड़ना चाहता था। और शुक्र है इब्न बतूता का कि उसने अपनी किताब रिहला में उस दौर का आंखों देखा हाल लिखा। आज हम तुगलक के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उसी किताब की देन है। वो हमें सुल्तान के दरबार, उसके गुस्से, उसकी उदारता, सबकी झलकियां देती है। सही कहा। और एक और चीज जो हैरान करती है वो है उसकी धार्मिक नीति। उस कट्टर दौर में वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार होली में हिस्सा लेता था। उसके दरबार में जैन विद्वानों का भी सम्मान था। ये उस सनकी सुल्तान की छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता। यही तो उसकी शख्सियत की सबसे बड़ी पहेली है। जिन प्रभासुरी जैसे जैन विद्वानों से वो घंटों चर्चा करता था, वो योगियों से भी मिलता था। ये दिखाता है कि वो ज्ञान को किसी धर्म की सीमाओं में नहीं बांधता था, वो सच की तलाश में था। एक तरफ उसका तार्किक दिमाग उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर रहा था जो जनता के लिए विनाशकारी थे। वहीं दूसरी तरफ उसका बौद्धिक मन उसे सभी धर्मों और विचारों का सम्मान करना सिखा रहा था। उसी के दौर में 1336 में दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने महान विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी
और 1347 में बहमनी सल्तनत बनी। मतलब वो जिन उत्तर और दक्षिण को एक करना चाहता था वो उसी के शासनकाल में हमेशा के लिए अलग हो गए। बिल्कुल। तो उसका अंत भी इसी उथल-पुथल के बीच हुआ। विडंबना देखिए, जिस आदमी ने अपनी जिंदगी ज्ञान और योजनाओं के लिए जी, उसका अंत एक सिपाही की तरह विद्रोह दबाते हुए हुआ। 1351 में वो सिंध के थट्टा में एक बगावत को कुचलने गया था। वहीं रास्ते में वो बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत पर इतिहासकार बदायूनी ने जो लिखा वो शायद उसके पूरे जीवन का सबसे सटीक सारांश है। हाँ, वो अमर पंक्तियां हैं। बदायूनी ने लिखा, आज सुल्तान को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने सुल्तान से। ये एक वाक्य उस शासक और उसकी प्रजा के बीच के थका देने वाले रिश्ते को बयां कर देता है। एक ऐसा जीनियस जिसकी विरासत सिर्फ उसकी शानदार विफलताएं हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। हाँ, और उसकी माँ एक राजपूत सरदार की बेटी थी। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उसका राज्याभिषेक एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ था। 2 बार? अच्छा, ये कैसे? पहला तो सिंध के थट्टा में हुआ जहां मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई थी। हाँ। और फिर दूसरा दिल्ली आकर पूरे रीति रिवाज के साथ। समझ गया। तो जब उसने शासन संभाला, हालात तो काफी खराब होंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद? बहुत खराब। खजाना लगभग खाली था, जनता परेशान थी। तो फिरोज शाह ने आते ही सबसे पहले कर व्यवस्था पर ध्यान दिया। हाँ, टैक्स सिस्टम। उसने लगभग 24 तरह के जो गैर जरूरी कर थे, जिन्हें अबवाब कहा जाता था, उन सबको खत्म कर दिया। 24 कर एक साथ खत्म कर दिए? ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, बहुत बड़ा। और उसने सिर्फ 4 मुख्य करों को जारी रखा। कौन कौन से थे वो 4? एक तो था खराज, मतलब भू राजस्व। दूसरा जजिया, जो गैर मुसलमानों पर लगता था। ठीक है। तीसरा ज़कात, ये मुसलमानों के लिए एक धार्मिक कर था। और चौथा था खुम्सा, यानी युद्ध में लूटे गए माल का हिस्सा। तो उसने सिस्टम को काफी सरल बना दिया एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन उसने एक नया कर भी लगाया था, सिंचाई कर, जिसे हक-ए-शर्ब कहते थे। अच्छा, ये क्यों लगाया गया था? क्योंकि उसने खेती के लिए बहुत सारी नहरें बनवाई थीं, तो जो किसान इन नहरों का पानी इस्तेमाल करते थे, उन्हें अपनी उपज का 10वां हिस्सा इस कर के रूप में देना होता था। मतलब एक तरह की यूजर फी। ये तो काफी तार्किक लगता है। हाँ, लेकिन जजिया को लेकर उसने एक ऐसा काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। क्या? वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अब तक उन्हें इससे छूट मिली हुई थी। ओह, ये तो एक बहुत बड़ा और शायद विवादित फैसला रहा होगा उस समय। निश्चित रूप से। अब अगर हम उसके सैन्य अभियानों की बात करें। हाँ, क्या वो एक महान सेनापति भी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सैन्य मामलों में वो काफी, कह सकते हैं कि उतना सफल नहीं रहा। उसके समय में बंगाल दिल्ली सल्तनत के हाथ से पूरी तरह निकल गया। पूरी तरह से मतलब उसने वापस लेने की कोशिश नहीं की? कोशिश की, 2 बार की, पर दोनों बार नाकाम रहा। लेकिन उसने कुछ और जगहों पर तो हमले किए थे। हाँ, किए थे। 1360 में उसने ओडिशा पर आक्रमण किया और वहां का जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर था उसे नष्ट कर दिया। और हिमाचल में भी तो हमला किया था। हाँ, 1365 में हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर पर। वहां भी उसने मंदिर को तोड़ा। लेकिन एक बहुत अजीब बात हुई। क्या? उसने मंदिर के पुस्तकालय से 1300 ग्रंथ लूटे और उनमें से कुछ का फारसी में अनुवाद भी करवाया। ये तो बड़ा विरोधाभासी है। एक तरफ मंदिर तोड़ रहा है, दूसरी तरफ ज्ञान की किताबों का अनुवाद करवा रहा है। बिल्कुल। उस अनुवादित ग्रंथ का नाम दलायते फिरोज शाही रखा गया, जिसे विद्वान अपाउद्दीन ने तैयार किया था। तो सैन्य मोर्चे पर तो उसकी कहानी मिलीजुली सी है, लेकिन उसे उसके निर्माण कार्यों के लिए बहुत याद किया जाता है। हाँ, लोक कल्याण और निर्माण के मामले में वो शायद दिल्ली सल्तनत के सबसे महान सुल्तानों में से एक था। जैसे कि उसने बेरोजगारों के लिए एक विभाग बनवाया था। हाँ, दफ्तरे रोजगार, एक तरह का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। और लोगों के इलाज के लिए भी तो कुछ किया था। दारुल सफा नाम का एक राजकीय अस्पताल बनवाया, मतलब एक चैरिटेबल हॉस्पिटल। वाह। और उसने तो कई शहर भी बसाए। हाँ, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद, ये सब उसी के बसाए हुए शहर हैं। दिल्ली का फिरोजाबाद कोटला दुर्ग भी उसी ने बनवाया। मैंने सुना है कि उसने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी। हाँ, जब बिजली गिरने से उसकी ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंचा तो उसने न सिर्फ उसकी मरम्मत करवाई बल्कि उसे और ऊंचा भी बनवा दिया। एक और बहुत बड़ी बात थी, अशोक के स्तंभों को दिल्ली लाना। बिल्कुल। उसने सम्राट अशोक के 2 स्तंभों को
मेरठ और टोपरा से दिल्ली मंगवाया। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम था। तो ये सब सुनकर तो लगता है कि वो एक बहुत ही काबिल और दूरदर्शी शासक था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके मरते ही तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया? यही तो इस कहानी का सबसे कह सकते हैं कि दुखद पहलू है। उसने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जो सल्तनत के लिए धीमे जहर की तरह साबित हुई। जैसे कि कौन सी नीतियां? सबसे घातक फैसला था सैन्य पदों को वंशानुगत बना देना। वंशानुगत मतलब पिता के बाद बेटा? हाँ, अब पद योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि विरासत में मिलने लगे। इससे सेना धीरे धीरे कमजोर और अक्षम होती चली गई। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? शायद अमीरों और सैन्य अधिकारियों को खुश रखने के लिए, उनकी वफादारी खरीदने के लिए। ये एक शॉर्ट टर्म समाधान था जिसके बहुत घातक लॉन्ग टर्म नतीजे हुए। बिल्कुल। और एक और कारण था, उसके दरबार में दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कितनी? लगभग 1,80,000। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। इनकी वजह से खजाने पर बहुत बोझ पड़ता था। और ये दास भी तो राजनीति में दखल देते होंगे बाद में। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी, फुतुहात-ए-फिरोज शाह। और उसने नए सिक्के भी तो चलाए थे। हाँ, चांदी और तांबे के मिश्रण से बने अद्धा और विक नाम के सिक्के। उसके दरबार में कुछ बड़े विद्वान भी थे। बहुत बड़े। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स-ए-शिराज अफीफ को उसका संरक्षण मिला हुआ था। बर्नी ने तारीख-ए-फिरोज शाही और फतवा-ए-जहांदारी जैसे ग्रंथ लिखे। तो 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। और उसके बाद सल्तनत ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लगी। उसके उत्तराधिकारी बहुत कमजोर थे। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बार्क, मोहम्मद शाह, कोई भी सल्तनत को संभाल नहीं पाया। और फिर आया वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह। हाँ, जो 1394 से 1412 तक रहा। उसके समय में तो सल्तनत इतनी सिकुड़ गई थी कि एक कहावत मशहूर हो गई थी कि शहंशाह का राज दिल्ली से पालम तक। बिल्कुल। और हालत इतनी खराब थी कि एक ही वक्त पर तुगलक वंश के 2 सुल्तान राज कर रहे थे। 2 सुल्तान? हाँ, दिल्ली में नासिरुद्दीन और पास में ही फिरोजाबाद में नुसरत शाह। तो जब घर इतना कमजोर हो तो बाहरी हमला तो होना ही था। और वही हुआ। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का आक्रमण, ये तो एक बहुत बड़ी घटना थी। ये दिल्ली सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। जब तैमूर की सेना दिल्ली पहुंची तो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह डर कर गुजरात भाग गया। और दिल्ली में तैमूर ने भयानक कत्लेआम और लूटपाट की। वो अपने पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़कर वापस गया। क्या नासिरुद्दीन महमूद वापस आया? हाँ, तैमूर के जाने के बाद वो अपने वजीर मल्लू इकबाल की मदद से दिल्ली लौटा, पर अब वो सिर्फ नाम का सुल्तान था। और फिर बाद में मल्लू इकबाल तैमूर के प्रतिनिधि खिज़्र खां के साथ लड़ाई में मारा गया और 1412 में नासिरुद्दीन महमूद शाह की भी मौत हो गई। तो यहाँ तुगलक वंश का अंत हो गया? लगभग। उसकी मौत के बाद दौलत खां योगी ने खुद को शासक घोषित कर दिया। लेकिन फिर सैयद वंश कैसे आया? बस 2 साल बाद 1414 में खिज़्र खां ने दौलत खां लोदी को हराकर गद्दी पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ दिल्ली से तुगलक वंश का अंत हुआ और सैयद वंश की स्थापना हुई। तो आज के लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं। किस सुल्तान की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो आज हमने देखा तुगलक वंश से संबंधित सभी सिद्धांत। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।